नाज़रीन नादाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। तीन खबरें हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली जो खबर है वो पंजाब से इस दफ़ा एक ऑनर किलिंग का केस है, फेक या इलीगल एक जरगा है उसके अंदर हुआ है, तो जो लोग कुछ दिनों से बलूचिस्तान को लान तान कर रहे थे उसके बारे में भी बात है। दूसरी माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ दिया गया और तीसरा आतिया सिद्दीकी केस के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में 17 साल लड़की सिद्रा को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है, जिसका हुक्म एक मकामी जरगे ने दिया जो कि ऑब्वियसली इलीगल था। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्रा 11 जुलाई को घरेलू झगड़े के बाद घर से चली गई थी। अब ये भी बहुत मल्टीपल इसकी लेयर्स हैं, मतलब मैं हैरान हूं कि यहां पर कितनी इलीगैलिटीज हो रही हैं। 17 साल की वो लड़की थी जिसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, जो दूसरी शादी थी वो भी जारी थी। 12 जुलाई को वो पहले वाले खाविंद के साथ चली गई मुबैना तौर पर, और गई वो मुजफ्फराबाद, वहां से रावलपिंडी से निकली मुजफ्फराबाद चली गई। मुजफ्फराबाद जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर एक जरगा मुनक्किद हुआ जो कि अगेन इलीगल है, लेकिन वहां से वो लड़की को मिन्नत समाजत करके वापस ले आए। वापस लाने के बाद रावलपिंडी में पहुंचे और ये बाड़ा मार्केट का एरिया है, वहां पर एक और इलीगल जरगा जो है वो मुनक्किद किया गया, जहां पर फैसला हुआ कि इस लड़की ने क्योंकि घर से बाहर कदम निकाला है, लिहाजा ये जो है वो अब जिंदा रहने के, इसको जीने का कोई हक नहीं है, लिहाजा इसको मार दिया जाए। जो वो लड़की का बाप है और जो लड़की का खावंद है करंट, और जो ये जो जरगे वाला बंदा है इसमतुल्लाह इसका नाम है, ये तीनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो लड़की को उन्होंने कत्ल करने का फैसला दिया। लड़की का जो चचा ससुर है, लड़की का भाई और लड़की का वाले, तीनों ने मिलकर उसके कमरे में गए और उसको जाके उसके मुंह के ऊपर जो है वो तकिया रखा और उसका दम घोट कर उसको कत्ल कर दिया। नाउ शी इज 17 ईयर्स ओल्ड। कैसे एक बाप, मेरी तो अपनी आंखों के आगे अपनी बेटियां आ जाती हैं कि कैसे एक बाप जो है वो किसी अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर सकते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं इस चीज को देख के। 17 साल की उम्र में उसकी 2 मरतबा ये आदमी शादी कर चुका है। नाउ ही हैज मर्डर्ड हर, और फिर मर्डर करने के बाद उसकी लाश का मिसला भी किया गया, यानी कि ना उसको जनाजा दिया गया, ना उसको कफन किया गया, बल्कि कब्रिस्तान का जो मेंबर और गोरकन था उनके साथ मिलकर एक कब्र खोदी और उसके अंदर उस लड़की को दफना दिया गया और फिर कब्र के निशान भी मिटा दिए गए। तो पुलिस के अंदर अच्छा, फिर इनको डर लगा कि हम कहीं फड़े ना जाएं, तो एक जाकर फेक रिपोर्ट भी जो है वो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा दी कि लड़की जो है वो गायब हो गई है, सिद्रा नाम है, 17 साल की उम्र है, उस्मान नामी लड़के के ऊपर हमें शक है और लेकर उसको जो है वो कहीं भाग गया है या उसके ऊपर अगवा का इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उस एफआईआर के ऊपर। लेकिन पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको जरा कुछ मामला फिशी लगे और जब उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर बात की, उसका जो रिकॉर्ड वगैरह चेक किया तो पता चला कि लड़की जो है वो कत्ल हो चुकी थी और उसका अब ऑर्डर किया गया कि उसको एक्सहूम किया जाएगा, उसकी बॉडी को कब्र के अंदर से और कब्र कुशाई करने के बाद और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद उसकी डिटरमिन किया जाएगा कि कब हुआ। 17 जुलाई का वाकया है, आज 26 जुलाई है, तो मोस्ट लाइकली इट विल स्टिल बी इन अ पोजीशन टू जो फोरेंसिक्स के बाद ये शायद डिटरमिन हो सकेगा कि कत्ल जो है वो कैसे हुआ और किसने किया और इसके फैक्ट्स क्या है मजीद सामने आना, मतलब उनको एस्टैब्लिश करना और अदालतों से इनको सजा दिलवाना कदरे आसान होगा। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्होंने भी इसका ले लिया है नोटिस, तो उम्मीद है कि इनके ऊपर एक्शन होगा और सजा भी जरूर दी जाएगी। बट द प्रॉब्लम हियर इज के अभी कुछ दिनों पहले हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग, जो गडारी में वाकया पेश आया बलूचिस्तान के अंदर, बानो और एहसान नामी एक कपल था, उनके बारे में, जिसके बारे में और फिर औरत ने भी ये कहा कि जी वो उनकी जो माँ थी खातून की, उसने कहा कि इसका कत्ल होना ही बनता था, ये बलोच रिवायात के ऐन मुताबिक था। तो बहुत सारे लोग बलूचिस्तान को और बलोच कबायली रिवायात को इसका जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, और कुछ लोग जो उनको डिफेंड कर रहे थे वो कह रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो कलोनियलिज्म पर आयद होती है। हालांकि बलूचिस्तान तो इतना अरसा कलोनियलाइज रहा भी नहीं जितना पंजाब रहा है या दीगर हिंदुस्तान के इलाके रहे हैं। अलबत्ता ये कलोनियलिज्म का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर जो कत्ल है वो यहाँ पर औरतों को मारने का, औरतों को ऑनर किलिंग का मामला, ये पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर ये बड़ी कोई मतलब नई चीज़ नहीं हो रही। दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल है। और साथ ये जो सती की रस्म है उसको अंग्रेज़ों ने तो आके ख़त्म किया था, सो इसमें अंग्रेज़ को धोखा देना या मुर्द इल्ज़ाम ठहराना वो अपनी जगह, उनके अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर जो आयद होती है वो भी होती होगी, लेकिन हमें अपने जो है वो गिरबान के अंदर झांकने की भी ज़रूरत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। माइकल कुरेला जो कि सेंटकॉम के चीफ हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे, उनको इन्होंने निशान इम्तियाज़ दे मारा। यानी अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को हमने नोबेल के लिए नामजद किया था, मेरे मुंह से ऑस्कर निकलने लगा था, वैसे उनको ऑस्कर भी मिल सकता है, अच्छे अदाकार हैं, लेकिन उनको नोबेल के लिए हमने नामजद किया था। और अब सेंटकॉम के चीफ पाकिस्तान आए हुए थे माइकल कुरेला, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान की बड़ी तारीफें की थी जब उनसे एक सवाल हुआ कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो इंडिया बड़े इल्जामात लगा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा जी हम इंडिया की बातों में नहीं आ सकते, हम तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेंगे जिस तरह इंडिया के साथ रखेंगे, हमारे इसका मतलब ये नहीं है कि, और वो तो हमारा काउंटर टेररिज्म में पार्टनर है।
तो वो अब आए हुए थे, तो उनको हमने कहा कि यार उसको नोबेल हम दे नहीं सकते थे, उसके लिए नॉमिनेट ही कर सकते थे, उसको निशान इम्तियाज तो नहीं देंगे, लेकिन इनको हम निशान इम्तियाज भी दे सकते हैं। तो माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज दे दिया गया है। वेल डन। जो भी ये फैसले कर रहा है बहुत जबरदस्त, फ्लैटरी ऑफेंसिव है। अभी वो शेखर गुप्ता जो द प्रिंट के एडिटर हैं इंडिया में, उन्होंने एक वीडियो किया, उसके अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान फ्लैटरी ऑफेंसिव, जो कि मुझे भी बहुत फनी टर्म लगी, बट एट द सेम टाइम इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट। लेकिन पाकिस्तान को कोई क्योंकि ग्रैंडियोर के अपने वो है नहीं, इस तरह के ना ज़्यादा डिल्यूजन्स नहीं है जिस तरह इंडिया को है। पाकिस्तान नीमा नीमा होके चलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट रखता है। कल आर्मी चीफ जो थे वो चाइना गए हुए थे परसों, वहाँ पर भी उन्होंने वजीर खारजा से उनकी मुलाकात की, सर्विस चीफ से मुलाकात की, अमेरिका की भी वो विजिट पर थे, वहाँ पर भी मुलाकात की। मार्को रूबियो ने सागदार से मुलाकात की। सेंटकॉम का चीफ पाकिस्तान में था क्योंकि 6 ममालिक थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के 4 ममालिक थे, साथ पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, और अमेरिका से सेंटकॉम चीफ थे, इनकी एक मीटिंग थी वहाँ पर, और अच्छी एक कोई जॉइंट किस्म का एक इजलास हुआ, तो समिट था, वहाँ पर पाकिस्तान ने उसको भी होस्ट किया। साथ साथ मार्को रूबियो जो कि सागदार से मुलाकात कर रहे थे, उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट से कम्युनिके इशू हुआ है उसके अंदर ये बताया गया है कि वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने किरदार को अदा कर रहा है। और ये बात भी जो कामरान यूसुफ ने भी कुछ देर पहले अपना वीलॉग किया था कल, तो उसके अंदर उन्होंने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान की जो वजीर खारजा हैं सागदार साहब, उन्होंने मुलाकात करने से पहले मार्को रूबियो से अराक्ची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोन पर उनकी गुफ्तगू भी हुई थी। तो ये मतलब ये अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये हमारा दावा नहीं है बल्कि उनका ये कहना है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे रोल को। सो आई थिंक कि ये एक उस वक्त भी जो डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया था कि नोबेल इनको देना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त एक मूव थी कि अगर इनको ईरान पर हमला करने से रोकने के कुछ हो सकता है तरीका, तो अच्छी बात है। साथ साथ मेरा ख्याल है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे जल्दी से अपने आप को एक्सट्रिकेट किया और जंग को जल्दी से सीज फायर करवाया इसराइल को भेंटी लगने के बाद, तो उससे ये भी पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पाकिस्तान की ये मूव जो है वो काम कर गई हो, क्योंकि उनके दिमाग में हो कि अगर मैं इस जंग को जल्दी से बंद करवा दूंगा तो शायद मुझे जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाए। तो पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेल, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम फ्लैटरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, थोड़ा सा ज़रा डिग्निटी भी रखनी चाहिए। फाइनली आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सामने लाना जरूरी है। इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो अमेरिका के दौरे पर है। अटलांटिक काउंसिल में वो एक एंगेजमेंट थी उनकी, उनसे सवाल हुआ इमरान खान को छोड़ने के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी हमारे ड्यू प्रोसेस है, हमारी अदालतें, आप भी उनका ऐसे ही एहतराम करें जैसे आफिया सिद्दीकी के केस में हम आपकी अदालतों का एहतराम करते हैं। ठीक है, आपने नहीं छोड़ना ना छोड़ें, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमसे जो है वो ये कहें आप भी हमारी अदालतों का एहतराम करें, हम भी आपकी अदालतों का एहतराम करते हैं। हामिद मीर साहब जो है वो फौजिया सिद्दीकी और आफिया सिद्दीकी के बाकी घर वालों से ज्यादा आफिया सिद्दीकी के सगे हैं, उनके मामू हैं वो, तो उन्होंने जो है वो कहना शुरू कर दिया कि जी इसहाक डार को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया फलाना धमाका। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो भाई हैं वो गुस्सा कर गए। उन्होंने भी कहा कि यार इसको तो उचक लिया फौरी तौर पर। उन्होंने कहा अब ठीक है, आफिया सिद्दीकी के केस पर इसहाक डार साहब ने उसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, उन्होंने जो वैसे मैंने जैसे आपको बात बताई वैसे है, मेरी कमिटमेंट अभी मौजूद है मुकम्मल तौर पर आफिया सिद्दीकी को, लेकिन हमारी एक इनएबिलिटी है, हम अमेरिका को कोर्स नहीं कर सकते जिस तरह अमेरिका में कोर्स नहीं कर सकता शकील अफरीदी को जो है वो यहाँ से एक्सट्रिकेट करने में। ऑल्दो वो चाहते हैं यहाँ से पाकिस्तान से एक्सट्राडाइट करवा लें, उसको ले जाए अमेरिका, क्योंकि उसने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका की मदद की है। लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहे थे, मे बी सम लोगों को बुरी लगी हो, कोई कह सकता है कि ये डिप्लोमेटिकली इट वाज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इसका खतरनाक मसला हो सकता था। लेकिन उन्होंने आफिया सिद्दीकी का केस क्योंकि अमेरिका के अंदर लोगों की मेमोरीज के अंदर उसको बयान करने से उनको याद दिला देना आसान है, तो उन्होंने एक अच्छा एक तरीका उसका जो है वो निकाला और उन्होंने आफिया सिद्दीकी का नाम लेकर अमरीकियों को चुप करा दिया कि भाई हमें भी लगता है कि तुम्हारा फैसला गलत है, बट तुम हमसे इमरान खान की क्यों बात कर रहे हो जब हम तुम्हारे से आफिया सिद्दीकी की बात नहीं कर रहे, या अगर हमारे कहने पर तुम नहीं छोड़ रहे तो तुम्हारे कहने पर हम क्यों छोड़ेंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। मेरा ओपिनियन अगर आप पूछें तो मेरे नजदीक तो आफिया सिद्दीकी से मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर एक खातून जो है वो $25,000 के कोई हीरा शीरा है वो बेचकर अगर अलकायदा के किसी बंदे को पकड़ाना चाह रही थी और उसका शादीशुदा थी एक दहशतगर्द से, तो हम उसको जो है वो नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दो जबरदस्ती, क्योंकि वो अगर जेल उसकी बनती है तो वो बनती है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट का जो व्यू है वो एज इट इज ना चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है। साथ साथ मैं पीटीआई के दोस्तों को भी ये याद दिलाना चाहूंगा कि खुद आफिया सिद्दीकी की बहन
फौजिया सिद्दीकी ये बता चुकी है कि इमरान खान के दौर में उनको ये ऑफर जरूर दी गई थी कि आप हमारी हुकूमत में शामिल हो जाएं, बिकॉज ही वांटेड टू यूज आफिया सिद्दीकी एज फॉर हिज पॉलिटिक्स, बट एट द सेम टाइम वो नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी माजी में, उसने आफिया सिद्दीकी की घर वालों को, उनके बहन को, फौजिया सिद्दीकी को यहाँ से जो वो हेल्प कर सकते थे अमेरिकन वीजा सिक्योर करने में, वो भी दिया। कॉन्सुलर एक्सेस के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो भी करके दिया। बट दैट डज नॉट मीन कि अमेरिका हमारी बात मान लेगा। लेकिन अमेरिका की हम भी इस तरह के मामलात में बात नहीं मानते, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शकील अफरीदी हो, या कोई और एसेट हो। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।